आप सभी को मेरा नमस्कार। कि आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, कल कहाँ तक करवा दिया है और समझा दिया है, जरा एक बार कॉपी दिखाइए। एक बार जरा कॉपी दिखाइए। राजनीतिक संबंध। राजनीतिक संबंध तक करवा दिए गए हैं। ठीक। दोस्तों, कल की कक्षा में भारत और नेपाल कि भारत और नेपाल के संबंधों में आपको अवगत करवाया गया कि दोनों देशों के मध्य में भौगोलिक जुड़ाव भी विद्यमान है, सांस्कृतिक जुड़ाव भी है। ये भौगोलिक जुड़ाव है, सांस्कृतिक जुड़ाव है, आर्थिक जुड़ाव है, और इसी के साथ साथ राजनीतिक संबंधों की आधारशिला वर्ष 1950 में भारत और नेपाल के मध्य में रखी गई थी। और उसके अंदर बताया गया कि दोनों देश एक दूसरे देश में आ सकते हैं, जा सकते हैं, मुफ्त आवागमन की सुविधा दी गई। भारत की सेवाओं में कोई भी नेपाली व्यक्ति आ सकता था। और इसी के साथ साथ और कई मुद्दों पर भी सहमति बनी कि और कई मुद्दों पर भी सहमति बनी थी, जिसमें कहा गया था कि नेपाल हथियार खरीदते समय भारत से परामर्श लेगा, और सुरक्षा के मानकों पर विचार करते समय दोनों देश एक साथ विचार करेंगे। और यदि संधि को समाप्त करना है तो दोनों देशों में से कोई भी देश 1 वर्ष पहले बता देगा, और उसके बाद उस संधि को समाप्त किया भी जा सकता है। हालांकि 2018 में केपी शर्मा ओली के द्वारा इस संधि को समाप्त करने की बात कह दी गई थी, लेकिन बाद में कुछ राजनीतिक दबाव उनके ऊपर, और फिर ऐसे ही चला रहा है। कुल मिलाकर के एक चीज आपको बताई गई, 1947 से लेकर के 1954 तक नेपाल का रिश्ता केवल और केवल भारत के साथ था। और 1955 में नेपाल के अंदर राजा महेंद्र के द्वारा समान दूरी का सिद्धांत दिया गया। और इस सिद्धांत के माध्यम से भारत की जो दूरी थी, भारत की जो मित्रता थी, वो नेपाल से थोड़ा थोड़ा दूरियां बढ़ जाती थे। तो पास में, लेकिन पास में थे नहीं। नेपाल और भारत की टेरिटरी तो पास में थी। जब कभी आप किसी से नाराज हो जाएं तो घर में ही, पड़ोसियों की मजाल है कि जो आपको दशकों तक परेशान कर दे। घर में अगर आप नाराज हो जाएं अपने भैया से या किसी से भी, एक ही घर में रहते हैं, हो सकता है एक ही साथ बैठ के खाना भी खा रहे हों, लेकिन ईगो इतना आ जाता है कि नहीं, मैं बड़ा तो मैं बड़ा, चाहे बड़ा है। छोटे की तो बात ही मत करिए, छोटे की तो बात ही मत करिए। बात करना छोटे की तौहीन मानी जाएगी। मतलब, नहीं, गलती मेरी नहीं थी। अब केवल व्यंग्यात्मक रूप से कहा जा रहा है। पिता की डब्बी रखी हुई थी, तो उसमें बड़े भाई ने एक निकाल के इस्तेमाल कर ली, और वहां से जा रहा था छोटा भाई, तो उसके एक दो पड़ गए। गलती तो बड़े भाई की थी, लेकिन यहाँ पर प्रमाण के रूप में, साक्ष्य के रूप में जो चीजें सामने आई, वो छोटा भाई आ गया। बड़े भाई और छोटे भाई के मध्य मतभेद हो गए। एक ही घर में है, खाना भी खाएंगे, हो सकता है आपको कॉलेज तक छोड़ने भी जाए, लेकिन जैसे ड्राइवर आ जाता है, गाड़ी चला देगा, बोलेगा नहीं भी 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 बैठ जा, और वहां आपको पटक, वहां आपको छोड़ जाएगा और चुपचाप चलाएगा। हाँ, ऐसा होता है। भारत नेपाल के अंदर 1955 में संवैधानिक राजतंत्र था, राजा का शासन था। और आपको बता दें कि समान दूरी के सिद्धांत का प्रभाव ये पड़ा कि भारत की दूरियां किससे बढ़ने लगी। हाँ, नेपाल ने ऐसे कदम ही उठा दिए थे कि दूरियां बढ़नी स्वाभाविक थी। लेकिन आपको बता दें, जहां एक तरफ नेपाल का रिश्ता भारत से कमजोर हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल का रिश्ता चीन के साथ मजबूत भी हो रहा था, कि मजबूत भी हो रहा था। और 90 तक कहानी चली गई। 1990 के बाद आपको एक परिस्थिति बताई गई होगी कि 1990 के बाद क्या हुआ था। कि 1990 के बाद, 1990 के बाद राजशाही से भी व्यक्ति परेशान हो गया। रोज रोज मटर पनीर दोगे तो एक दिन व्यक्ति परेशान हो ही जाता है।
हुआ क्या कि जब राजशाही से व्यक्ति परेशान हो गया, लोकतंत्र की मांग होने लगी, लोकतंत्र को लाने के लिए आंदोलन होने लगे। तो ये आंदोलन जब हुए, कि जब ये आंदोलन हुए तो लोकतंत्र आया, लेकिन फिर कुछ समय पश्चात राजतंत्र का समर्थन करने वालों ने उन लोगों को सत्ता से हटा के फेंक दिया, अथवा लोकतंत्र चला गया, फिर से राजतंत्र आ गया। लोकतंत्र राजतंत्र कुल मिला करके नेपाल में 1990 के बाद जो सरकार थी वो स्थायी नहीं रही, अस्थायी सरकारों का दौर शुरू हो गया। और उसी का प्रभाव क्या पड़ा कि वहां पर आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं हुआ, रोजगार के अवसर भी उतने डेवलप नहीं हुए, बेरोजगारी बढ़ती गई। माओवादियों की संख्या तो पहले से ही अच्छी खासी थी, उनका प्रभाव बढ़ने लगा, प्रति व्यक्ति आय गिरने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी, गरीबी बढ़ने लगी, प्रति व्यक्ति आय घटने लगी। ये सारी चीजें धीरे धीरे जब सामने आती हैं 2005 के बाद, नेपाल की जो आबादी थी वो यही सोचती है कि नेपाल के अंदर अगर इस प्रकार ही गृह युद्ध चलता रहा, नेपाल के अंदर अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा, तो नेपाल पर चीन की निगाहें, आंखें भले ही छोटी हैं लेकिन दृष्टि बहुत दूर तक है चाइना की। चीन का इतिहास गवाह है कि जहां जहां उसकी नजरें गई हैं उसने उन चीजों को लपेटने में कसर नहीं छोड़ी। शिनजांग प्रांत रहा हो, सियाचिन का विवाद रहा हो, अक्साई चीन रहा हो, तिब्बत रहा हो, या फिर आज उसकी दृष्टि ताइवान पर है, फिर ताइवान पर। नेपालियों को लगा इस गृह युद्ध से कुछ नहीं मिलना, और अंत में ऐसा ना हो जाए कि कुछ ऐसा वैसा हो जाए, इसलिए हमें ऐसा वैसा कुछ नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब क्या था, नेपाल के लोगों ने सोचा कि जो गृह युद्ध चल रहा है, ऐसा ना हो जाए कि विदेशी बाहरी शक्तियां नेपाल के ऊपर अपनी संप्रभुता को कायम कर दें। ऐसा ना हो कि भारत ही कब्जा कर ले, ऐसा ना हो कि चीन कब्जा कर ले। ये बहुत सारे वाद विवाद एक लंबा चला, और उसके पश्चात नेपालियों को समझ में आ गया कि नहीं, इस सिविल वॉर से, इस गृह युद्ध से छुटकारा पाने का और नेपाल को ट्रैक पर लाने का एक सबसे बेहतर रास्ता यही है कि हम चुनाव करवा लेते हैं। क्या करवा लें? चुनाव करवा लें, कि चुनाव करवा लें, कि चुनाव करवा लें। और चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे, हम उस परिणाम को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये किसने कहा बच्चे? नेपाल की जनता ने कहा, कि नेपाल की जनता ने कहा, कि नेपाल की जनता ने कहा कि भाई हम चुनाव करवाते हैं, चुनाव में जो भी रिजल्ट आएगा, जिसके पक्ष में आएगा, हम उसको भी स्वीकार कर लेंगे, और अगर हमारे पक्ष में नहीं आएगा तो हम उसको भी स्वीकार कर लेंगे, तो उसको भी स्वीकार कर लेंगे। सब ने निर्णय लिया कि अब हम चुनाव में भाग लेंगे और नेपाल के अंदर चुनाव करवाया जाएगा। सब ने शपथ ले ली कि जो भी परिणाम होगा उसका सब सम्मान करेंगे। कोई भी पार्टी, कोई भी समूह, कोई भी व्यक्ति चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उसकी अवज्ञा नहीं करेगा। 2007 में निर्णय ले ली, कुछ जगह तो 2007 में, लेकिन पूरी तरह से आपको बता दें 2008 में चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो गया, और चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में माओवादी आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं बच्चे? माओवादी आ जाते हैं। और जब माओवादी 2008 में सबसे बड़े दल के रूप में आ जाते हैं, कहाँ पर आ जाते हैं पुत्र? नेपाल में आ जाते हैं, कि नेपाल में आ जाते हैं, कि नेपाल में आ जाते हैं। तब क्या कहा जाता है, कि तब क्या कहा जाता है, तब जब माओवादी जीत कर आ गए तो माओवादियों ने क्या कहा? पहले तो कहा, चुनाव से पहले क्या बातें कही गई थी, क्या संकल्प लिए गए थे, वो याद है ना सबको? नहीं, आपको नहीं, नेपालियों को पूछ रहा था ये। कौन? माओवादी। याद है ना चुनाव से पहले क्या कहे थे? सबके घर में एक एक स्विमिंग पूल लगवा देंगे,
जीत जाएंगे, सबके घर में 3-3 नल लगवा देंगे। पिज्जा हम 30 मिनट में आएगा, हम 31वें मिनट में आएंगे, फ्री में खाएंगे। 3 नल रहेंगे, एक ठंडे जल के लिए रहेगा, जिसको ठंडे जल से नहाना रहेगा वो उससे नहा लेगा। एक गर्म जल के लिए रहेगा, जिसको नहाना रहेगा गर्म जल से नहा लेगा। एक में पानी नहीं आएगा क्योंकि सर्दी आ रही है, जिसको नहीं नहाना रहेगा उस नल के नीचे बैठ जाएगा और झूठ मूठ को ऐसे ऐसे करके ओ बड़ा ठंड है बाहर आ जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातें, मतलब चुनाव से पहले जो कही गई थी उसमें सीधा सीधा एक बात कहा गया था, रिजल्ट जो भी आएगा, किसी भी पार्टी के पक्ष में आए या किसी भी पार्टी के पक्ष में ना आए, जिस भी पार्टी के पक्ष में आएगा हम हिंसक गतिविधियों को अंजाम नहीं देंगे, हम तोड़फोड़ नहीं करेंगे, हम अच्छे बच्चे रहेंगे, हम आपस में बात नहीं करेंगे। ऐसी बातें चुनाव से पहले करी गई, रिजल्ट आया माओवादियों के पक्ष में। तो अब माओवादियों ने कहा सब ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि पक्ष तारे तो तुम्हारे पक्ष में चले गए सारे के सारे, तो हाँ में हाँ मिलाना ही था, कुछ मजबूरी थी और कुछ जरूरी भी था। इसलिए कहा गया कि ठीक है, जैसा आप चाहें दद्दा वैसा ही करें। कहा ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? कहा हाँ बताओ क्या करेंगे। कहा सबसे पहले जो राजतंत्रीय व्यवस्था है ना, इसको हमेशा के लिए समाप्त करना पड़ेगा। किसके लिए? हमेशा के लिए राजतंत्रीय व्यवस्था को, चाहे संवैधानिक हो चाहे कोई भी अंतर मंत्र तंत्र हो, इनको समाप्त करना पड़ेगा। मतलब राजतंत्र की समाप्ति कर दी। किसने बच्चा? माओवादियों ने। जीतने के बाद दोस्तों राजतंत्र की समाप्ति कर दी, नंबर एक। नंबर दो, लोकतंत्र ही रहेगा। क्या रहेगा? लोकतंत्र ही रहेगा, कि लोकतंत्र ही रहेगा। कहाँ पर? नेपाल में। और नेपाल में लोकतंत्र रहेगा, और इसके लिए क्या नाम रहेगा? पंथ निरपेक्षता को महत्व दिया जाएगा। किसको महत्व दिया जाएगा? पंथ निरपेक्षता को महत्व दिया जाएगा, जैसे भारत में पंथ निरपेक्षता है। इसके साथ साथ दोस्तों क्या कहा गया? इसके साथ साथ ये कहा गया कि नेपाल का संविधान बनेगा। क्या बनेगा? नेपाल का संविधान बनेगा, कि नेपाल का संविधान बनेगा। एक नया नेपाल का नारा दिया गया कि एक दोस्तों एक नया नेपाल बनेगा, नेपाल का संविधान बनाया जाएगा। और इसी के साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण बातें कही गई। और इसमें क्या कहा गया आपको बता दें, इसमें यह भी कहा गया, नेपाली सेनाओं में माओवादियों को लिया जाएगा। किसमें बच्चा? हाँ, नेपाली सेनाओं में माओवादियों की अहम भूमिका रखी जाएगी, कि माओवादियों का एकीकरण किया जाएगा। ये कुछ ऐसी बातें कही गई कब? 2009 कहाँ आ गया बेटा? कहाँ है 2009? हमारे चश्मे से देखो आपको 2008 ही दिखेगा। कहने का मतलब क्या था बेटा? जब चुनाव में माओवादी जीत करके आ गए तो ये घोषणाएं कर दी, ऐसा ऐसा नेपाल में होगा। सबको स्वीकार है ये बात? माओवादियों ने पूछी चुनाव के परिणाम आने के बाद। अब जब ये बातें हो गई तो सीधी सी बात थी कि सब ने कस्में खाई थी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये कसम खाते हैं, हम वो कसम खाते हैं। लेकिन कस्में याद कहाँ रहती है? याद रहती है? ठीक है, कुछ लोगों को कस्में याद रहती, सभी लोगों को उस कस्में नहीं याद रहती। ठीक है, मतलब जब ये सत्ता में आए थे, जब नया नया आए थे तो कहा था हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। पता नहीं क्या क्या करेंगे, दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने। आपको बता दें, कहा था कि हम नेपाल का क्या बनाएंगे? संविधान बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चा? संविधान बनाएंगे, कि संविधान बनाएंगे। कहा ठीक है बनाओ।
कहा शुरू करो। शुरू कर दिया। और नेपाल के संविधान के लिए संविधान सभा ने काम करना शुरू कर दिया। संविधान सभा का गठन किया गया। बेटा हमारे कान नहीं बज रहे हैं, कोई बोल रहा है। मित्रों, ये आपकी कक्षा नहीं है, यह आपका भविष्य है कक्षा में। समझ रहे हो? जीवन में कई बार ऐसा समय आता है, ये चींटी ऊपर कहाँ चढ़ गई, चल नीचे। कहने का मतलब क्या है? एक वक्त होता है कि रोटी नहीं होती है। क्या नहीं होती? और एक वक्त आ जाता है कि रोटी खाने के लिए वक्त नहीं होता। रतन टाटा, है ना? कौन? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? नेपाल में कहा गया कि हम संविधान बनाएंगे। चुनाव में विजय मिली माओवादियों को, और माओवादियों ने क्या कहा? अब नया संविधान, नया नेपाल। और नेपाल का संविधान बनेगा, और नेपाल के संविधान के लिए पुत्र किसका गठन कर दिया जाता है? संविधान सभा का। इसका काम क्या था बच्चा? नेपाल के संविधान की शुरुआत। यूपी के 3-4 राज्यों, यूपी के 3-4 जिलों की आबादी रख दी तो नेपाल बराबर हो जाएगा, आपको पता है? अरे पगला, अब 2008 के बाद चुनाव में जीतने के बाद अब ये वो बना रहा है क्या? और हमारा हैप्पी बर्थडे तो 1950 में ही हो गया था। भारत का हैप्पी बर्थडे 1950 में हो गया था ना। संविधान पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1900। हाँ। अब देख लीजिए भारत ने कब बना दिया, और आज तक उसके कई ऐसे प्रावधान हैं जिसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। और एक ये था 2008 में शुरू किया गया। कहा चलो रे बनाओ, रे बनाओ, संविधान बनाओ। सब ने संविधान बनाना शुरू कर दिया। संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो गया कि संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो गया। शहनाइयां बजने लगी नेपाल के अंदर कि अब नेपाल भी भारत के बराबर हो गया। ठीक है। हाँ, संविधान बन रहा था तो बराबरी होगी कि नहीं होगी? कि अब नेपाल भी भारत के बराबर हो गया। कहा ठीक है। अब आपको दोस्तों बता दें, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण का कार्य शुरू किया। कि संविधान के निर्माण का कार्य शुरू किया। शहनाइयां तबले बजने लग गए, खुशियां मनाने लग गए, मिठाई आगे कई टन, सब शुरुआत हो गई। लेकिन फिर पता चला 2012 में संविधान सभा फिर से भंग कर दी। संविधान सभा फिर से क्या कर दी बच्चा? भंग कर दी, रोक दी। कहा संविधान नहीं बनेगा। कहा क्यों नहीं बनेगा? कहा नहीं बनेगा। कहा क्यों नहीं बनेगा? कहा बहुत सारे कारण थे। 2012 में संविधान सभा को भंग कर दिया गया था, और कह दिया गया था कि संविधान सभा काम नहीं करेगी। क्यों काम नहीं करेगी? क्योंकि अभी भी कई मुद्दों पर निर्णय नहीं लिए गए थे। अभी भी कई स्थानों पर कुछ कमियां थी। अभी भी कई क्षेत्रों का निर्धारण नहीं किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चा क्या हुआ था आपको बता दें। वो केवल पन्ने ही पलट रहे थे कि संविधान बनाएंगे, संविधान बनाएंगे। लेकिन संविधान बनाने की प्रक्रिया जरूर शुरू हो गई 8 के पश्चात, या 8 में ही शुरू हो गई थी। 2012 में संविधान सभा को क्या कर दिया? भंग कर दिया। सहारा किसी भी चीज का हो, चाहे टेबल का, चाहे दीवार का, चाहे मित्र का, लेना नहीं चाहिए। क्योंकि एक बार सहारे की आदत पड़ जाए तो फिर मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है। आप कोशिश करके देखिएगा। और बैठने का तरीका अगर अमजद खान जैसा हो गया तो विश्वास करिए, अभी तो युवावस्था है, जो आपका रीढ़ की हड्डी, ये फिर हम क्या बोले, ये सब ना तिरछी हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? और शकुनी मामा जैसे भी चलेंगे। समझ में आ? प्रॉपर बैठी आपको सही बताएं,
बैठने का भी नियम होता है, सुनने का भी, बोलने का भी, कहने का भी, पढ़ने का भी। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान रखिए, मास्टर पढ़ा रहा और अभी भी एक के हाथ में फोन और एक के हाथ में ग्रंथ चल रहा है, पन्ना पलट रहा है। अरे मास्टर जो पन्ना लिख रहा है उसको देखो जरा। तो कहने का मतलब क्या है, 2012 में संविधान सभा को पुत्र भंग कर दिया गया। ऐसा क्या होता है कि समय से पहले दांत में दर्द हो गया, ऐसा क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर उल्टा सीधा हो रहा है, ऐसा क्या होता है डाइजेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा, ऐसा क्या होता है घुटने में दर्द समय से पहले शुरू हो रहा है, ऐसा क्या होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज शुरू हो जाती है, नई सीरीज 25 साल की अवस्था से ही ब्लैक के साथ साथ व्हाइट व्हाइट सीरीज, नई सीरीज आ जाती है। यही सारे सिम्टम होते हैं, यही सारे तरीके होते हैं। बोलने का, खाने का, बैठने का, उठने का, लेटने का तरीका ही नहीं होता। संविधान सभा ने काम करना शुरू कर दिया, संविधान सभा का निर्माण हो गया। नेपाल के लिए संविधान सभा ने काम करना शुरू कर दिया। और जब काम करना शुरू कर दिया तो आपको बता दें, 2012 में आते आते संविधान सभा को फिर से ठप कर दिया गया। और जब इसको ठप कर दिया गया तो पूछा गया, अरे भाई इसको भंग किया क्यों है, क्या कारण था, क्या कारण था जो 2012 में इसको भंग कर दिया। किसको, संविधान सभा को आपने क्यों भंग कर दिया, कि भाई क्यों भंग किया आपने। तो उसका कारण क्या बताया गया, कई कारण बताए गए। संघीय शासन की समस्या बताई गई, निर्जातीय समस्या बताई गई, कि निर्जातीय समस्या बताई गई, शासन प्रणाली के बारे में बताया गया। शासन प्रणाली, कई ऐसी दिक्कतें थी या कई ऐसे पहलू थे जिसके ऊपर अभी कोई वाद संवाद अथवा चर्चा नहीं करी गई थी। संविधान तो बनने लगा, लेकिन अभी तक ये नहीं तय किया गया था कि जो नेपाल का संविधान बनेगा उसकी शासन प्रणाली क्या होगी। लोकतांत्रिक देश में कई प्रकार की शासन प्रणाली होती है, और सबसे बेहतर जो मानी जाती है ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली, और दूसरी अमेरिका की अध्यक्षीय शासन प्रणाली मानी जाती है, जो चेम्स फोर्ड के दिशा निर्देश पर गठित करी गई थी, मॉन्टेस्क्यू चेम्स फोर्ड। तो इनके ही विचार के आधार पर चीजें आगे बढ़ी थी। तो लोकतंत्र रहेगा, शासन प्रणाली कौन सी रहेगी, संसदीय शासन प्रणाली रहेगी अथवा अध्यक्षीय शासन प्रणाली रहेगी, अभी इसका निर्णय ही नहीं हुआ था। दूसरी चीज क्या थी, संघीय शासन। संघीय शासन का मतलब क्या था, जो नेपाल है, जो देश है, इसमें कितने राज्य रहेंगे, उन राज्यों का नाम क्या होगा। इसके साथ साथ संघीय स्तर पर और बहुत सारी चीजें, राष्ट्रीय ध्वज कैसा होगा, राष्ट्रीय प्रतीक क्या होंगे, इन ऐसे मुद्दों पर अभी तक संविधान सभा ने निर्णय नहीं लिया था। निर्जातीय समस्या, कहने का मतलब क्या था, जाति धर्म के आधार पर भी नामकरण की बात चलने लगी थी। ये कुछ ऐसे बिंदु थे, ये कुछ ऐसे सेक्शन थे, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनके कारण नेपाल में 2012 में संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। इस संविधान सभा को भंग कर दिया गया। और फिर कहा ठीक है, अगर कहने मतलब दाल खराब बन जाए तो उसमें नमक डाल, दाल में अगर नमक कम है तो उसमें नमक डालेंगे, पूरी दाल उठाकर पड़ोसी के ऊपर फेंक दोगे, नमक ही डालेंगे। जो समस्या है उसका समाधान करिए ना। कहने का मतलब क्या था, जो ये समस्याएं थी, इन समस्याओं को बेटा जी धीरे धीरे दूर किया गया, कि धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। और जब धीरे धीरे इन समस्याओं को समाप्त कर दिया गया, उसके बाद फिर से शुरुआत कर दी गई नेपाल के संविधान निर्माण की। और अंततः वो दिन आ गया जब नेपाल का संविधान बनके तैयार हो गया। और वर्ष
2015, वेरी गुड। वर्ष 2015 में नेपाल का संविधान बन गया। 15 में, 25 नहीं है ना, अभी अभी 10 साल नहीं हुए हैं, 15 में नेपाल का संविधान बन गया। मुबारक हो, बधाइयां हो, कि मुबारक हो, बधाई हो, नेपाल का संविधान तैयार हो गया, बन गया। और जब नेपाल का संविधान बन के तैयार हो गया, तो आपको दोस्तों बता दें, अब नेपाल में बेटा क्या आ चुका, नेपाल में किसका शासन हो गया एक तरीके से, संविधान का। नेपाल में बच्चा किसकी शुरुआत हो गई, पंथ निरपेक्षता की। नेपाल में किसकी शुरुआत हो गई, लोकतंत्र की। या कहें नेपाल में किसकी समाप्ति हो गई, राजतंत्र। यहाँ तक हो गए। अब नेपाल हम 2015 तक आ गए हैं नेपाल में। 2015 में हम नेपाल पहुंचते हैं, उससे एक वर्ष पीछे चले जाइए अभी, 2014। भारत में सत्ता में परिवर्तन हो जाएगा, कि भारत में सत्ता में परिवर्तन हो जाएगा। आपको बता दें, भारत के अंदर 2014 में सत्ता में परिवर्तन हो जाता है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री मनमोहन जी की जगह अब की बार कौन आ जाता है, प्रधानमंत्री बनते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी। देश के नाम जितनी चीजें कमियां तो सब में, कमियां, खामियां, आलोचनाएं, आलोचनाएं ढूंढना तो सबको आता है। हाँ, सबसे ज्यादा अगर ढूंढते हो तो मास्टर में ढूंढते हो, वो भी हम में। ये कंघी तक तो करके नहीं आते, है ना। हाँ, कहने का मतलब क्या है, 2014 में भारत में सत्ता परिवर्तन। देश के अंदर भी हर पार्टी का, पार्टी से हैं तभी विचार आएगा। किसी पार्टी के नहीं है तो केवल देश की गाथा ही आप बताएंगे, देश के अंदर की पॉलिसी, स्ट्रेटजी, सम्मान, गरिमा ही बताएंगे। लेकिन अगर आप किसी पार्टी से जुड़ जाएंगे तो प्रधानमंत्री के कार्यों में आपको त्रुटियां नजर आने ही लगेंगे। कहने वाले तो चांद में भी दाग ही दिखा देते हैं, नहीं दिखा। कहने वालों का क्या है, आप मत कहिए किसी को। 2014 में मोदी जी सत्ता में आ जाते हैं। मोदी जी की पहली यात्रा भूटान, कहाँ, भूटान। और दूसरी ही यात्रा करते हैं बच्चा कहाँ पर, नेपाल में। मोदी जी की यात्रा नेपाल। आपको दोस्तों बता दें, ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री मतलब भारत के प्रधानमंत्री की, किसकी बच्चा, भारत के प्रधानमंत्री की, कि भारत के प्रधानमंत्री की पिछले 17 वर्षों में, पिछले 17 वर्षों में किसी पहले प्रधानमंत्री की यात्रा थी कहां पर बच्चा, ये नेपाल में, कि नेपाल में। कहने का मतलब क्या है, आपको बता दें, मोदी जी से पहले 17 वर्ष पहले कोई गया होगा तो गया होगा, उससे पहले कोई नहीं गया है नेपाल। 17 वर्ष हो गए, 17 साल से भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने नेपाल की यात्राएं नहीं करी थी। और इसी कारण नेपाल कई बार नाराज भी हो जाता है। नेपाल कहता है हमारे देश में जो भी, चाहे माओवादी पार्टी से, चाहे कोई भी रहे, प्रचंड बने, ओली बने, कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो उसके पश्चात उसकी पहली यात्रा चीन ना होकर के कहाँ होती है, भारत होती है। और जब भारत वो आएगा, सॉरी, भारत जब चीन के नेपाल के प्रधानमंत्री आते हैं तो उनको गेस्ट हाउस में बैठा दिया जाता है, आप बैठो। कहा हमें मतलब कुछ भी है, बाइलेटरल रिलेशन का मतलब क्या नाम रहता है, आप अपने मतलब कुछ भी है। नेपाल का प्रधानमंत्री है तो वहां का ही प्रधानमंत्री, और भारत का प्रधानमंत्री मतलब है तो भारत का प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री एक तरीके से आप अपने देश के गौरव का प्रतीक कर रहे हैं।
और नेपाल के प्रधानमंत्री नेपाल के। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब क्या है, कई बार उनके प्रधानमंत्री भारत आ भी जाएं तो भारत के प्रधानमंत्री उनके प्रधानमंत्रियों से थोड़ा लेट हो जाए, या लेट से, अब हम ये नहीं कर लेट से मिलते हैं, कई बार क्या होता है जैसे आ गए तो उतना टाइम नहीं दे पाए, तो कहा कोई बात नहीं, विदेश मंत्री मिल लेंगे, गृह मंत्री मिल लेंगे, रक्षा मंत्री मिल लेंगे, आप उनसे मिल लीजिए। ये बात इसको बुरी लग जाती है, किसको, नेपाल को। कहा भाई तुम अपने देश के प्रधानमंत्री हो, हम अपने देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे तुम्हारी बातें ठीक हैं, लेकिन कहने मतलब क्या है, एक व्यक्ति 125 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहा है और एक 50 लाख का भी नेतृत्व नहीं कर रहा है। अंतर नहीं है, अंतर है कि नहीं। देखिए अंतर तो समझ में आ रहा है, लेकिन आपको एक बात और बताते हैं, कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनेगा, कहने का मतलब क्या है, आपको ना अंतर अब समझ में आएगा। जैसे दीपावली आ रही है, आने वाली है, अब मान लीजिए कि आप बहुत ही संपन्नशाली व्यक्ति हैं, नहीं आप नहीं, आइडिया चेंज, आइडिया चेंज, दीपावली आ रही है, क्या आ रही है, दीपावली। चिल्ला क्यों रहा है, दीपावली। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनेगा बेटा, पड़ोस में 2 मकान है, अब एक है जो करोड़पति हैं, अंबानी जैसे परिवार के हैं, एक थोड़े से सामान्य व्यक्ति हैं, 800 पर चलने वाले, नहीं तो साइकिल या बाइक पर चलने वाले मेरी तरह। तो कहने मतलब एक अंबानी परिवार है भाई, वो आपको 5, देखो सो रही है। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब क्या है, आप देखिए समझिए पहले इन चीजों को। कहने का मतलब क्या है, 2 मकान हैं, तो एक भाई साहब विजय माल्या जैसे आदमी रहते हैं, नीरव मोदी जैसे, रतन टाटा जैसे, और एक सामान्य व्यक्ति है। तो दोनों घर के अंदर जो उनके पिता पिता होंगे, उनकी तो अपनी एक क्षमता संप्रभुता है कि नहीं है। लेकिन कहने का मतलब क्या है, जो छोटे घर का, जो बड़े घर के व्यक्ति हैं, अगर वो छोटे घर जाते हैं तो उसके पूरे घर वाले सम्मान करते हैं, पानी लाओ, ये लाओ, अंकल जी आए हैं भाई, अंकल जी आए, लाओ, हैप्पी दीपावली भाई साहब। हाँ, लेकिन जब छोटे घर का लीडर बड़े घर में जाता है, तो उस बड़े घर का कोई लीडर उनसे मिलता ही नहीं। क्या कहते हैं, बहादुर आए हो जरा मिल लो, क्या कहते हैं, बहादुर आए हो मिल लो। हाँ, इस बात पे डिबेट हो गया था भारत और नेपाल के मध्य में, आपको बता दें। कहने का मतलब क्या है, बहादुर शब्द एक तरीके से इंडिकेट, बहादुर का मतलब चौकीदार एक तरीके से देखा जाता है। और हमारे भारत में आप देखेंगे, अगर आप दिल्ली में रह रहे होंगे, तो ज्यादातर व्यक्ति, देखिए ये केवल समझाने का प्रयास है, भारत और नेपाल के द्विपक्षीय संबंधों को आप इसे ना जोड़ें, केवल समझाने की प्रयास है कि कैसे डिबेट बन जाता है। कहने का मतलब क्या है, भारत की सेवाओं में आ सकते हैं, एजुकेशन के लिए कोई भी व्यक्ति आ सकता है भारत में, ये भी आ जाते हैं नेपाल से, तो पढ़ सकते हैं। 3 साल के 4 साल पढ़िए, 5 साल पढ़िए, ये क्या नहीं पढ़ते हैं, और बाद में मोमोज लगाते हैं। हाँ, तो चुप कर अभी, फिर मोमोज लगा रहे हैं। भाई साहब इन लोगों ने पूरा व्यापार ठप कर दिया यार। पहले आदमी 5G की स्पीड से गोलगप्पे खाता था, आप देख सकते हैं आज 9-10 बजे के बाद आप चले जाइए, आज आप चले जाइए 10 बजे के बाद, आप देखिए गोलगप्पे की दुकान 1 बजे तक खुली रहती है। 5G की स्पीड, 5G फेल है, टक 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 टक, सारे पेट में जाने के बाद ही आराम से एक साथ डाइजेस्ट होते हैं। कहने का मतलब क्या है, गोलगप्पे का मार्केट खत्म कर दिया इन लोगों ने, भले पापड़ी का खत्म कर दिया। अब क्या लिया है, गोलगप्पा, मैदे का मोमोज, चाइना लेके आया छोटी आंख वाला, तो ये बड़ी आंख वाला क्या कर रहा है, हर चौराहे पर मिल जाता है। और कई तो बहुत ही मोमोज के बहुत ही प्रेमी व्यक्ति रहते हैं, चाहे स्टोन का प्रॉब्लम हो जाए, खाएगा तो मोमोज ही खाएगा। जैसे हर माँ की पहली पसंद हॉर्लिक्स, दिल्ली में हर गली के अंदर आदमियों लोगों की पहली पसंद क्या बन गया है। हाँ, मुझे पता है आप लोग नहीं खाते, क्लास में नहीं खाते, मुझे पता है। तो कहने का मतलब क्या है, अब आप देखिए, कहने का मतलब क्या है, भारत के अंदर नेपालियों को अक्सर नेपाल का जो व्यक्ति रहता है उसको गाड़ी साफ कर देता है,
सुबह 4 बजे उठ जाएगा बेटे, तो बहादुर हुआ कि नहीं? हाँ। तो कहने मतलब क्या है, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, गाड़ी साफ कर दिया, खाना वाना और भी जो काम रहते हैं समाज के अंदर हर व्यक्ति करता है, काम में कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात क्या है, आप किसी को लल्लू लल्लू कह रहे हो और किसी का प्रधानमंत्री नहीं, आप किसी को पप्पू पप्पू कह रहे हो और किसी का प्रधानमंत्री आ जाए उसके बाद पप्पू आ गया, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बेटा लगेगा, लगेगा, बुरा लगेगा। तो वैसे ही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ गए तो कहा बहादुर आ गया। भाई साहब उसने सुन लिया होगा। तो कहने मतलब कि बहादुर का मतलब एक तरीके से नेपाल के व्यक्ति जो भारत में काम करते हैं तो उनको व्यवहारिक रूप में किस नाम से संबोधित कर दिया जाता है? बहादुर। ये बात सुन के नेपाल के प्रधानमंत्री का पारा गर्म हो गया, कह रहे हैं आप तो सम्मान ही नहीं कर रहे हैं, आप तो बेइज्जती कर रहे हैं, हम नहीं आएंगे। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाया गया, भाई साहब मिल लो। तो कहा चलो ठीक है मिल लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी चीज क्या है, आपको अभी हमने कल क्या बताया था, पड़ोसी का महत्व बहुत होता है। पड़ोसी का महत्व बेटा जी बहुत होता है। और अगर ध्यान से सुनिएगा, नेपाल के बारे में आपको बताया कि नेपाल एक बफर स्टेट है, चीन की बाउंड्री को भारत से लगने में रोकता है, हमारी मदद करता है। और जब से तिब्बत का विलय चीन ने कर लिया तब से हमारे लिए नेपाल का महत्व और बढ़ गया। अगर आप छोटे छोटे देशों से दुश्मनी ले लेंगे, ये छोटे छोटे देशों से आप उनको नाराज कर देंगे, तो नुकसान ज्यादा अपना ही होगा। कहने मतलब क्या है, जैसे रोडवेज होती है, जितनी भी रोडवेज होती है, अब यूपी वाली रोडवेज कौन सी है आपको पता चल जाएगी। उसमें जब कंडक्टर कहेगा या भैया यहाँ भाई जा, तो कहे आ रहा हूँ, वहां जाके बैठ जाएगा और थोड़ा सा उपद्रवी तरीके से बोल दीजिए, पूरा गुटखा उसी पूरी गाड़ी में थूकता हुआ जाता है, आपको पता है, सही बताया। वहीं पंजाब की बस देख लो, हरियाणा की देख लो, देखना कभी जाकर के। नहीं, खाना है तो खा के आ, तब बैठ, पानी पी के आना कुल्ला करके। बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चे समाज में। तो कहने का मतलब क्या है, 2014 में मोदी जी आए, उससे पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री थे। हाँ, नेहरू जी की बात एक मानना पड़ेगा आपको कि भूटान तक भी, भूटान तक चले जाते थे। नेहरू जी जब भूटान की यात्रा पर जा, खच्चर का नाम सुने, खच्चर। हाँ हाँ, उसी की प्रजाति का होता है। मतलब एक तरीके से बोल दें, खच्चर ना बोल करके आपको टांगा या ऊंटों, ऊंटों का नहीं यार, ऊंट कहाँ से हो गए, यार तुम लोग चुप रहो पहले। मैं अभी नेपाल पढ़ा रहा हूँ, इसी में श्रीलंका बोल दूंगा कि नहीं, रिकॉर्ड हो जाएगा, वो मुझे सोच के बोलना पड़ता है। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब दोस्तों आपको बता दे, जैसे घोड़े ही मान लीजिए, तो मतलब कि भूटान के, आपको बता दे चोंग्याल का शासन था, और भी कई जो व्यक्ति थे, तो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आए, तो प्रधानमंत्री कहें सर आप हमारे भी देश आइए। कहा कहाँ है देश ये? अरे पड़ोस में है। कहा चल हवाई जहाज मंगा। कहा तो फ्लाईओवर है ही नहीं। कहा तो ट्रेन का वो भी नहीं है। कहा प्लेन का वो भी नहीं है। कहा क्या लाए? कहा ये लाए। नेहरू जी को बैठा के ले जाते थे, और नेहरू जी जब अगर 3-4 दिन के लिए चले जाए तो ऐसा लगता था जाने वो कौन सा देश तुम चले गए, मतलब ना चिट्ठी ना कोई संदेश। कहने मतलब क्या था, आपको बता दे 1950 के समय में, 60 के समय में इतना डेवलपमेंट कहाँ हुआ था, इतनी तकनीकी कहाँ थी। और भूटान और आज कौन सा संपन्न हो गया, या आज कौन सा संपन्न हो रहा है। लेकिन जब वहां पर नेहरू जी जाएं तो आप विश्वास मानिए 4-5 दिन तक, जैसे आप फ्लाइट मोड पर फोन रख दें, फोन भी है, बैटरी भी है, सिम भी है, पैसा भी है, लेकिन बात नहीं हो रही, वैसे ही जब ने भूटान जाएं तो ऐसी स्थिति हो जाती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को समझा कि कहीं ना कहीं नेपाल के जो प्रधानमंत्री, उनका स्टेटस कहीं ना कहीं बीच में दब रहा है, दब रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सबसे पहले छोटे देश को ही सिलेक्ट किया गया, किसको? भूटान को। किसको बच्चा? उसके बाद जो देश उन्होंने जाना स्वीकार किया, कौन सा? नेपाल के, ताकि बुरा ना लग जाए मित्र को, पड़ोसी को हमारे बुरा ना लग जाए। इसलिए कहा नहीं बात। अमेरिका, इजराइल, जापान, खाड़ी देश, किसी भी देश में हम बाद में जाएंगे, पहले हम अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर मित्रता करेंगे।
मोदी जी का नेपाल जाना मतलब पिछले 17 वर्षों, हाँ, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब तो आते जाते रहते थे। कहने का मतलब क्या है, ये सब तो आते जाते रहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री का जाना एक बहुत बड़ा स्टेटस दिखाता है। तो मोदी जब सत्ता में आए तब नेपाल गए, 17 वर्षों के बाद नेपाल गए। तब बेटा जी दोनों देशों के मध्य में और बेहतर संबंधों की और बेहतर दोस्तों संबंधों की शुरुआत को और महत्व दिया गया, कि और महत्व दिया गया। आपको अभी मित्रों कल ही कुछ समय पहले बताया था कि नेपाल के अंदर 43,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन की क्या है, क्षमता है। अगर ये टेंडर चीन को दे देगा तो विश्वास मानिए, चीन नेपाल में आकर के नेपाल को मुफ्त में जीवन भर बिजली देगा। दिन को जलाओ, रात को जलाओ, सुबह शाम जलाओ, 200 यूनिट नहीं, पूरे यूनिट जलाओ। और उसके बाद आप समझ सकते हैं चीन का दबदबा कहां पर हो जाएगा, नेपाल पर। और मुफ्त की चीजें किसको अच्छी नहीं लगती, अच्छी लगती कि नहीं लगती हैं, दिल्ली वालों को लगती हैं। कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब क्या था, चीन ने, अगर चीन नेपाल के साथ बेहतर रिश्ते बना रहा है, बेहतर दोस्ती है, मदद भी कर देता है, पैसा भी दे देता है, ब्याज पर भी दे देता है, पहुंच भी जाता है, भारत से बड़ा भी है और उसके सर पर ही है। नेपाल नेपाल का आवश्यकता होती है, कहता भैया चीन कहाँ, एक बाल्टी पानी फेंको, तो फेंक देते। कहने का मतलब क्या है, और अगर नेपाल की 43,000 मेगावाट जो विद्युत उत्पादन की क्षमता अगर कंपनी चीन की आ गई, तो आप समझ सकते हैं भारत को कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा बच्चे। इसलिए नेपाल का महत्व है। प्रधानमंत्री के द्वारा दोनों देशों के संबंधों को एक बार फिर से पुनः पटरी पर लाने की कोशिश करी गई। लेकिन हाँ, आपको बता दें, अब आप देखें मोदी जी जा रहे हैं कब, 2014 में गए। और नेपाल का संविधान कब तैयार होकर बना, 2015 में बना। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि 2014 में नेपाल का जो संविधान अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था, या फिर अपने अंतिम चरण में रहा होगा, अपने अंतिम चरण में रहा होगा। और नेपाल की संविधान सभा काम कर रही थी कहां पर दोस्तों, नेपाल में बच्चा, कि नेपाल में, कि नेपाल में। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि नेपाल में काम कर रही थी। कहने का मतलब क्या था, आपको बता दिया जाए कि नेपाल में मोदी जी की, भारत के प्रधानमंत्री की नेपाल में यात्रा, लेकिन नेपाल में उस समय उनका संविधान बन रहा था। और जब संविधान बन रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नेपाल की संविधान सभा को संबोधित किया गया था। नेपाल की संविधान सभा को आश्वासन दिया गया था। नेपाल की संविधान सभा को इस बात के बारे में कहा गया था कि दोस्तों, मतलब नेपाल, मोदी जी कह रहे थे नेपाल की संविधान सभा को कि भारत हर संभव प्रयास करेगा, क्योंकि नेपाल एक लोकतांत्रिक देश की तरह बन चुका है। नेपाल में दशकों से चला आ रहा जो गृह युद्ध था वो समाप्त हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए इस बात की पुष्टि करी कि अब जो गृह युद्ध था वो समाप्त हो गया है, और इनकी जो जनता है वो समझदार हो गई है, और वो शांति के मार्ग पर चलने लगी है, भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने लगी। मतलब शस्त्र से शास्त्र की ओर नेपाल का झुकाव हो गया है, और अविश्वास से विश्वास की ओर नेपाल जा रहा है। पहले एक देश के अंदर कोई भी पार्टी या व्यक्ति, एक पार्टी दूसरे व्यक्ति से या पार्टी पर विश्वास नहीं करती थी। पहले सिविल वॉर चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था। तो संविधान सभा को संबोधित करते हुए क्या कहा गया कि शस्त्र से शास्त्र की ओर और अविश्वास से विश्वास की ओर आगे बढ़ रहा है कौन, नेपाल। और उसके साथ साथ दोनों देशों के संबंधों, हिमालय आप देखेंगे ऊपर हिमालय ही है, तो दोनों देशों के संबंधों को संबोधित करते हुए कहा गया कि दोनों देशों के संबंध हिमालय की तरह ऊंचे और गंगा की तरह पुराने संबंध है। किसके, भारत और नेपाल के ही। ऐसी कुछ बातें कही गई, और उसके बाद भारत और नेपाल के मध्य में धीरे धीरे संबंध बेहतर थे, कुछ मतभेद आ गए थे, वो भी धीरे धीरे सही होने लग गए थे।
लेकिन इसी के हाँ 2014-15 में बन गया, 16 में, 17 में 2017 में आपको बता दें केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनते हैं और उनकी पहली ही यात्रा कहाँ पर होती है? मोदी जी से मिलने की, मतलब भारत होती है। और ये आते हैं तो कुछ ऐसा बोलते हैं कि करंट लग जाता है। 2018 में फिर कहते हैं कि हमको 1950 की संधि खत्म करनी है। कहा क्या बोल रहे हैं? कहा मतलब क्या बोल रहे हो मित्र? कहा कि जो 1950 वाली संधि मास्टर ने कल समझाई थी ना, हमें वही खत्म करनी है। किसने कहा? नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको समाप्त करनी है। मोदी ने कहा ठीक है, समाप्त कर देंगे, सोच लेना। उसके बाद उस पर विचार किया गया, फिर जो भी रहा राजनीतिक दबाव, नहीं हुआ। 18 में, 19 में, 20 में, 19 में तो लॉकडाउन ही लग जाता है। और इससे पहले आपको बताया 14 के आसपास आप देखेंगे, 14-15 के आसपास नेपाल में भी क्या आने वाला है? भूकंप आने वाला है। याद है, आ रहा है कि नहीं? हाँ, भूकंप आएगा। भारत वो पहला देश है जो ट्रक भर के भेज देता है दवाइयां। कहाँ पर? नेपाल। लेकिन नेपाली कहता है कि हम दवाई नहीं खाएंगे और हम दवाई नहीं लेंगे। कौन नहीं लेगा? ऑनलाइन में हम कह रहे हैं कि नेपाल ने दवाई लेने से मना कर दिया कि हम दवाई नहीं लेंगे, तो यहाँ पर एक प्राणी बैठा है कह रहा मर जा फिर। तो ज्यादा बोलने लगा है बेटा रवि। आज नई घड़ी। अच्छा, पुरानी। नया दिन है ना, अच्छे दिन तुम्हारे भी आएंगे, बस थोड़ा इंतजार करो। आज कौन सा अच्छा दिन, तुम्हारा कौन सा अच्छा दिन है? हैं? क्या? चांद? ये तुम चांद सितारों से थोड़ा नीचे आ जाओ। समझ रहे हो कि चांद सितारों से नीचे आ जाओ, क्योंकि ये चांद चांद तक ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। अगर चांद के साथ साथ तारे जमीन पर आ गए ना, तो जीवन में प्रलय आ जाती है। क्या आ जाती है? सुनामी आ जाती है। क्या आ जाती है? ज्वार भाटा आ जाती है ना। जीवन में प्रलय आ जाती है। और चिंता मत करो, बस थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि मानव के हाथ में केवल दो चीजें हैं, पहला कर्म और दूसरा इंतजार, है ना। दोनों करो। याद करोगे आज की कक्षा को भविष्य में। ध्यान से सुनो। बड़ा चांद चांद यही था ना, कल कह रहा था चांद के बारे में। रुक जा, चांद अभी तुझे वर्मा सर से मिलवाता हूँ ले चल के। कि एक चांद हमारी क्लास में भी है, नाम क्या है आपका? हर्ष, रवि चांद। तो मैं चांद की डेफिनेशन, चांद पर पहुंच तो गए हम, कितना ऊपर जाएगा? 17-18 में प्रधानमंत्री, 18 में भी ओली शर्मा, केपी शर्मा ओली भारत आते हैं, कई मुद्दों पर समझौता होता है और दोनों देशों के जो संबंध रहते हैं बेहतर रहते हैं। नेपाल श्रीलंका की तरह हवा में तीर नहीं मारता, ध्यान रखिएगा। नेपाल को बहुत बेहतर तरीके से पता है कि अगर मैं भारत से दुश्मनी ले लूंगा तो कल माओ की छठी उंगली भी आ जाएगी। ऋतिक रोशन की तरह 6 उंगली है ना, छठी उंगली भी आ जाएगी, और वो छठी उंगली होगी ये। और चीन की दृष्टि इसी चीज में इंतजार करती है कि कौन फ्री बैठा हुआ है, उसकी संप्रभुता अपने अधीन कर लेगा। आप खुद देखिए, कहने का मतलब क्या है, नेपाल के साथ जब तक भारत की दोस्ती है तो कम से कम, अगर नेपाल के साथ दोस्ती है तो नेपाल कुछ ना कुछ भारत कह देगा ना कि हाँ भाई नेपाल एक स्वतंत्र देश है, आप क्यों इसके घर के आगे गाड़ी खड़ी कर रहे हो यार, बोल देगा। और अगर भारत से दुश्मनी ले लेगा नेपाल, तो नेपाल को भय बना रहता है पुत्र, किससे? चीन से, क्योंकि ड्रैगन इतना सीधा है नहीं, उसका सिंबल ही ड्रैगन है। इसलिए भी बेटा जी नेपाल का झुकाव किसकी तरफ रहता है? भारत की तरफ रहता है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, दोनों देशों के मध्य में बेहतर संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं, सही संबंध हैं। लेकिन इन सभी संबंधों के बावजूद दोनों देशों में कई बार कुछ तनावपूर्ण संबंध देखे जा सकते हैं, कि दोनों देशों के मध्य में कई बिंदुओं पर तनावपूर्ण संबंध भी
देखे गए हैं कि तनावपूर्ण संबंध भी देखे गए, कि तनावपूर्ण जो संबंध देखे गए हैं उसमें आपको बता दे, कहने का मतलब क्या था, इनका संविधान कब बना? 2015 में, कि नेपाल का संविधान बना बच्चा 2015 में। और नेपाल ये चाहता था कि भारत मेरे संविधान की प्रशंसा हर जगह करे और मेरा सम्मान और बढ़ाया जाए। लेकिन भारत ने कहा कि हम नेपाल में जो संविधान बनाया गया है हम उसकी प्रशंसा करते हैं, और ये किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए एक बेहतर कदम हो सकता है, जिसमें दीर्घकालिक संभावनाएं और बेहतर संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। इतना बोल करके भारत ने आगे कुछ नहीं बोला। ये नाराज हो गया कौन? नेपाल। कहने का मतलब क्या है, आपके साथ अमिताभ बच्चन आए आए और नीचे तक आए, और नीचे से ही आपको छोड़ के चला जाए, तो आपका स्टेटस खराब हो गया ना। अगर क्लास में चलता तो बाहुबली में हो जाता क्लास का। आप समझ रहे हैं अंतर? तो नेपाल चाहता था कि भारत उसकी प्रशंसा बेहतर तरीके से करे, लेकिन भारत ने शायद कम करी, तो थोड़ा बहुत तनावपूर्ण संबंध रहे। इसके साथ साथ आपको पता है कि 1990 के बाद नेपाल के अंदर क्या चल रहा था? गृह युद्ध चल रहा था। और जब गृह युद्ध चल रहा था तो मानवाधिकार कार्यकर्ता यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूएनएचआरसी का दल आ गया नेपाल। उसने जांच करी और उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी यूएनओ में। भारत से पूछा गया, भारत गृह युद्ध चल रहा था? भारत ने कहा हाँ चल तो रहा था। नेपाल और नाराज हो गया। तूने मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर, मतलब भारत ने तटस्थवाद की नीति अपनाई, मतलब नेपाल का साथ नहीं दिया। नेपाल और नाराज हो गया। नेपाल और नाराज हो गया। नेपाल के अंदर बेटा जी एक बात आपको और बता दें, नेपाल में ध्यान से सुनेगा, 3 प्रकार के व्यक्ति मुख्य रूप से बताए थे। कौन कौन? नाखून मत खाओ बेटा, नाखून मत खाओ, अभी तो युवा शुरू भी नहीं हुई अवस्था। नेपाल की बात करें तो नेपाल में आपको बताया गया कि कुल आबादी का लगभग 40% हिस्सा क्या है? मधेशी है। और चुनाव जीत करके कौन आया था? माओवादी आए थे, कि माओवादी आए थे, कि माओवादी आए थे। और मूल नेपाली, क्या बच्चा? हाँ मूल नेपाली, कि मूल नेपाली, कि मूल नेपाली। दोस्तों आपको बता दें, अब भाई चुनाव होगा, कोई भी आ सकता है जीत करके, आ सकता है। कहने का मतलब क्या है, अगर माओवादी आ जाते हैं तो इनका झुकाव चीन की तरफ हो जाता है, जो भारत के लिए सरदर्द बन जाता है। आ जाते हैं। मूल निवासियों में से कोई आ जाता है, तो मूल निवासी में से जब कोई प्रधानमंत्री बनता है, तो नेपाल की मूल निवासी जब कोई प्रधानमंत्री बनता है तो नेपाल क्या आरोप लगाती है? ध्यान से सुनना। नेपाल की गवर्नमेंट क्या आरोप लगाती है कि जो भारत है, भारत कौन बेटा जी? भारत जो है, भारत जो है बेटा मधेशियों को बढ़ावा दे रहा है। भारत जो है मधेशियों को सपोर्ट कर रहा है। कहां पर? तो किसकी छवि खराब हो गई? भारत की छवि खराब हो गई। और दूसरी चीज क्या है, जब नेपाल के अंदर कोई भी सरकार रहती है, एक आरोप लगा देती है कि भारत भारत मधेशियों को सपोर्ट कर रहा है। माओवादी आते हैं तो उनका झुकाव चीन की तरफ हो जाता है, दूरी भारत से बढ़ जाती है। और कई बार मधेशियों के मन में भी यही आ जाता है। मधेशियों के मन में क्या आ जाता है कि भारत सरकार की जितनी भी पॉलिसी है वो सारी पॉलिसी नेपाल केंद्रित है, काठमांडू केंद्रित है, सरकार केंद्रित है। मधेशी क्या मानते हैं? नहीं समझ रहे हो ना, अब समझोगे। एग्जाम्पल दे अच्छा सा, अच्छे से समझ जाओगे। फिर रवि बाबू, वेरी गुड। कहने मतलब क्या है, विवाह के पश्चात क्या होता है कि लड़की का घर में विवाद हो जाए और उसके जैविक माता पिता जिन्होंने जन्म दिया वो उसको अच्छा समझाएं, बेहतर समझाएं, लेकिन लड़की के मन में यही रहता है, या माता
या उसके सास ससुर के मन में यही रहता है कि इस लड़की को अभी भी सपोर्ट कौन कर रहा है? हमारा घर तोड़ने में लड़की की माँ का ही हाथ है, वही कल उसको समझा रही थी, मैंने देखा था। ससुर बोलने लग जाता है। ऐसा ही कहने मतलब कि क्या हो रहा है, कहने का मतलब आपको बता दें, कहने का मतलब क्या है, नेपाल के अंदर जहां मधेसी सोचते हैं कि भारत सरकार का झुकाव नेपाल की तरफ है, वहीं मधेसी भी ये सोचने लग जाता है कि भारत का झुकाव मधेशियों की तरफ नहीं है। यह भी एक विवाद का कारण रहता है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, विवाद के कारण बहुत सारे हैं। अभी आज से 1.5 साल पहले की बात है, आपको बता दें, आज से 1.5 साल पहले की बात है, नेपाल का और भारत के मध्य में कुछ सीमा विवाद फिर से हो गए थे। हालांकि अब तो वो समाप्त कर दिए गए हैं, लेकिन हो गए थे। क्या बच्चा? अच्छा, कहने का मतलब क्या है आपको बता दें, काला पानी, लीपू लेक, और इसके साथ साथ एक जगह और थी। हाँ, क्या? नहीं नहीं, कहने का मतलब क्या था आपको बता दें, हाँ, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लीपू लेक, इन तीनों को भारत ने अपने मैप में दिखा दिया। नेपाल चिल्लाने लगा, कहा रो रहा है। कहा भारत ने नेपाल के कुछ भाग को अपने घर के अंदर दिखा दिया। तो कहा क्या हुआ? कहा दिखा नहीं दिया, मोदी जी हैं, निगल जाएंगे। कहा रो मत। कहा नहीं नहीं, मोदी जी से मिलना है। कहने का मतलब क्या था, रोते रोते आया। कहा भारत भारत, कहा हाँ क्या? तो कहा कि भैया एक बात बताओ, ये टेरिटरी हमारी थी, आंगल नेपाल युद्ध के अंदर ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी, तब ये भूभाग गोरखा बटालियन को दिया गया था संधि के तहत। हमारे पास तो उसका प्रपत्र भी है, जैसे आपके पास राजा हरि सिंह का है ना, हमारे पास भी है वो। कहा दिखाओ, कहा है? कहा हम लेके आए हैं, व्हाट्सएप दिखाऊं? कहा दिखा। तो दिखाया, सही में लीपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी जो था, एक संधि के तहत किसकी टेरिटरी में आ रहा था? वो नेपाल की टेरिटरी में आ रहा था। कहा भाई भारत भारत ने कहा कोई बात नहीं मित्र, गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं, आज से विवाद खत्म। खुश? कहा नहीं नहीं। हाँ, कहा क्या? कहा आर्थिक मदद चाहिए। कहा की मदद? कहा थोड़ा सा आधारभूत संरचना का निर्माण करना है। मोदी जी ने कहा ठीक है, भारत ने आश्वासन दिया कि आपको और दे दिया जाएगा। वर्तमान समय में कुल मिलाकर आपको बता दें कि भारत और नेपाल का जो संबंध है, बेहतर संबंध है। थोड़ा बहुत 19-20 उतार चढ़ाव जरूर रहता है, लेकिन दोनों देशों के मध्य में मैत्रीपूर्ण संबंध है। इससे, इन संबंधों से जहां भारत को फायदा हो रहा है, उसी के साथ साथ नेपाल को भी फायदा है। नेपाल को अच्छी तरीके से इस बात की जानकारी है कि यदि भारत के साथ दुश्मनी ले लेगा तो चाइना उसको छोड़ेगा नहीं। इसलिए नेपाल भारत से चाह करके भी दुश्मनी नहीं करता या फिर नहीं करेगा। भारत और नेपाल भी खत्म हो गया, कि भारत और नेपाल खत्म हो गया। ठीक है, इतनी आवश्यकता है। कुछ चीजें रहती हैं समय के साथ साथ हटा भी देनी चाहिए सब, जो नहीं है आवश्यकता, और कुछ चीजें जोड़ भी देनी चाहिए। अब जरा देखिए कहाँ तक लिखा है आप लोगों ने। राजनीतिक संबंध लिख लिया आपने? लास्ट लाइन जरा एक बार बोलना। भारत से दूरियां बढ़ रही थी, और अगला हेडिंग 1990 के बाद। अगला हेडिंग 1990 के बाद। अब जैसे लीपू लेक, काला पानी, लिम्पियाधुरा, 1 साल पहले तक ये थोड़ा सा व्यवहारिक थे, इनको बड़ा करके भी हो सकता है हमने लिखवा दिया हो, लेकिन आज की डेट में ये कोई मुद्दा है नहीं, तो एक पैराग्राफ भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है मित्रों, नेपाल की अगर नागरिकता, नेपाल की अगर कोई नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता, कुछ चीजें होती हैं सैद्धांतिक और कुछ चीजें होती हैं व्यवहारिक। जैसे 1950 की संधि खत्म, वैसे अप्लाई हो जाएगा
भारत का संविधान के हिसाब से हमारा देश चलता है, और हमारा देश क्या कहता है, अगर आप किसी देश की नागरिकता ले लेते हो तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 9 में साफ साफ इस बात की पुष्टि करी गई, अगर आप किसी देश की नागरिकता ले लेते हैं तो उसी समय भारत की नागरिकता से आप हाथ धो लेते हैं। तो अगर कोई रहता है, जाता है, आता है, रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पूरी तरीके से कह देता है कि हाँ हमने इसकी नागरिकता ले ली है, तो निश्चित है कि कोई भी सरकार होगी या सुप्रीम कोर्ट में भी अगर केस जाएगा तो यही कहा जाएगा कि आर्टिकल 9 के तहत आपका समाप्त हो गया। हाँ नहीं देखो, हाँ देखो, 1990 के बाद हेडिंग, तो 1990 के बाद हेडिंग देखो, 1990 के बाद लिखिए, 1990 के बाद नेपाल में 1990 के बाद नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए, लोकतंत्र की बहाली के लिए जन आंदोलन एक की शुरुआत हो गई। जन आंदोलन एक की शुरुआत हो गई ताकि नेपाल में ताकि नेपाल में विद्यमान राजतंत्र को ताकि नेपाल में विद्यमान राजतंत्र को समाप्त किया जा सके, समाप्त किया जा सके, और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। इससे लगने लगा कि इससे लगने लगा कि दोनों देशों के संबंधों में दोनों देशों के संबंधों में सुधार होगा, सुधार होगा। किंतु बाद में यहाँ पर किंतु बाद में यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र की संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई, स्थापना हो गई, जिससे नेपाल में सरकारें हमेशा अस्थायी हमेशा अस्थायी बनी रही, बनी रही, कोमा आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं हो पाया। प्रति व्यक्ति आय कम थी। माओवादियों का प्रभाव बढ़ने लगा, कि माओवादियों का प्रभाव बढ़ने लगा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि नेपाल का विकास नहीं हुआ, नेपाल का विकास नहीं हुआ।
पैराग्राफ चेंज। वर्ष 2008 में, वर्ष 2008 में नेपाल में चुनाव के परिणामों में, नेपाल में चुनाव के परिणामों में माओवादी दल, माओवादी दल सबसे बड़े दल के रूप में आए, दल के रूप में आए। तो इन्होंने तो इन्होंने एक नए नेपाल की बात को, एक नए नेपाल की बात को स्वीकार किया, स्वीकार किया और माओवादियों के द्वारा कहा गया कि, माओवादियों के द्वारा कहा गया कि नेपाल का संविधान बनेगा, नेपाल का संविधान बनेगा तथा एक मिनट फिर से रोकना चाहूंगा, एक मिनट फिर से रोकना चाहूंगा। सैद्धांतिक चीजें कुछ अलग होती हैं और व्यवहारिक चीजें कुछ अलग होती हैं। सिद्धांत हमारा ये भी कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को भारत का व्यक्ति नहीं है, किसी दूसरे देश का नागरिक है, अगर उसे भारत की नागरिकता लेनी है तो 11 साल, 6 साल अलग अलग प्रावधान है कि आपको स्थायी रूप से क्या रहना, क्या करना पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा। अब ऑनलाइन वाले ये ना सोचे ये आईआर में पॉलिटी कहां से आ गई, किसी का एक प्रश्न है वही दिमाग में आ गया, वही बता रहा हूं कि 6 साल 11 साल रहना पड़ेगा। लेकिन वहीं आप सीएए को देखें तो साफ साफ कहता है आओ अतिथि, बताया था ना सीएए। और अगर बिल गेट्स को जानते हैं आप लोग, ये कहाँ के हैं? हाँ, अमेरिका। अगर इनको नागरिकता लेनी होगी तो भारत सरकार क्या कहेगी, 6 साल रहो 11 साल रहो तब नागरिकता देंगे, तुरंत अप्रूवल मिल जाता है। तो ये कुछ व्यवहारिकता रहती है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, आप प्रधानमंत्री हो, एमपी हो, एमएलए हो, तो मैं कब कह रहा हूं बराबर नहीं है। आर्टिकल 14 फिर से पढ़ना, विधि के समक्ष समांतर, विधि का समान संरक्षण। वहां पर आपको बताएगा कि सबको एक ही दृष्टिकोण से, जितने बच्चे हैं, किसी के जीरो हैं किसी के टॉप हैं, सबको बराबर सम्मान दे दिया जाए। बोलो, बोल बोल काहे नहीं रे पुत्र, ये तो समानता के विरुद्ध हो गया। अब जिस बच्चे के 0 नंबर है, जिसके 1 है, जिसके 2 हैं, जिसके 3 हैं, जिसके 4 हैं और जिसके 10 में से 10 हैं, सबको बराबर का सम्मान दे दें, एक एक कैंडल सबको फ्री। सम्मान गरिमा का प्रतीक होता है। या फिर सब पास हुए हैं तो स्कूल के अंदर सबके अंदर सबको पुरस्कार दिया जाए, भाई सब पास हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को क्यों दे रहे हो, केवल नंबर ही तो ज्यादा इनके। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, थोड़ा सा व्यवहारिक रूप में समझिएगा। तो कहने का मतलब क्या है, विशिष्ट परिस्थितियों में अंतर या विभेद करने की बात भारत का संविधान ही करता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आर्टिकल 14 में बताया गया है, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण उसमें बताया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत का संविधान ही विभेद करता है, इसीलिए भारत के संविधान को कभी कभी संशोधनात्मक भी कह दिया जाता है, विभेदकारी भी कह दिया जाता है, और हाँ, नहीं लचीला नहीं, लचीला नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोस्तों लिखिए,
मित्र क्या लिखवाया है? स्कैन तो कर लूं दिमाग में भाई, बोलूंगा तो तभी ना। वेरी गुड, कोई बात नहीं मित्र, कोई बात नहीं। एक नए नेपाल का नारा दिया गया और कहा गया कि मतलब नेपाली सेना में माओवादियों का एकीकरण होगा। लिखवा दिया है? नहीं लिखा है ना, यही लिखना है, उसके आगे स्कैन करने पर यही पता चला है। हाँ, और नेपाली सेना में ऐसे ही कुछ होगा, नेपाली सेना में माओवादियों का एकीकरण किया जाएगा, ऐसा ही है कि एकीकरण किया जाएगा तथा, कैसे आशुतोष भाई, वेरी गुड, माओवादियों का एकीकरण किया जाएगा तथा राजतंत्र की समाप्ति की जाएगी। इसके साथ साथ पंथ निरपेक्षता, संप्रभुता और समाजवाद को अपनाया जाएगा, और समाजवाद को अपनाया जाएगा। किंतु कुछ समय पश्चात, किंतु कुछ समय पश्चात अर्थात वर्ष 2012 में, वर्ष 2012 में नेपाल की संविधान सभा को, नेपाल की संविधान सभा को भंग कर दिया गया, भंग कर दिया गया, क्योंकि इसमें मूल समस्याएं विद्यमान थी, क्योंकि इसमें कुछ समस्याएं विद्यमान थी। नंबर एक, संघीय शासन को लेकर, संघीय शासन को लेकर समस्या थी, समस्या थी, अर्थात जिसमें राज्यों के नाम और राज्यों की कुल कितनी संख्या होगी, राज्यों की कुल कितनी संख्या होगी, इसका निर्धारण नहीं किया गया था, इसका निर्धारण नहीं किया गया था। अगला बिंदु, शासन प्रणाली की समस्या, शासन प्रणाली की समस्या, अर्थात अध्यक्षीय शासन प्रणाली होगी, अध्यक्षीय शासन प्रणाली होगी या संसदीय शासन प्रणाली होगी, इस पर भी विवाद था, इस पर भी विवाद था। एक और लिख लो, निर्जात अगला बिंदु, निर्जातीय संघवाद की समस्या, निर्जातीय संघवाद की समस्या, इसका अभिप्राय यह है, इसका अभिप्राय यह है, जाति, धर्म, भाषा के नाम पर
जाति धर्म भाषा के नाम पर उनके भूभाग का नामकरण किया जाए। पैराग्राफ चेंज। उपरोक्त समस्याओं का समाधान करते हुए उपरोक्त समस्याओं का समाधान करते हुए पुनः संविधान सभा के द्वारा पुनः संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया शुरू कर दिया गया और 2015 में नेपाल का संविधान तैयार हो गया। नेपाल का संविधान तैयार हो गया। अगला हेडिंग, वर्तमान संदर्भ। कि वर्तमान संदर्भ कि वर्तमान संदर्भ लिखिए। 2014 से ही लिखेंगे क्योंकि अभी तक वो गवर्नमेंट है, और अगर नहीं होती तो हम अलग अलग करवा के लिखवा देते। लिखिए, वर्ष 2014 में सत्ता में परिवर्तन हुआ। कि सत्ता में परिवर्तन हुआ और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। देश के प्रधानमंत्री बने और मोदी जी की भूटान के बाद नेपाल की विदेश यात्रा नेपाल की विदेश यात्रा की गई की गई और दोनों देशों के प्रधानमंत्री के मध्य दोनों देशों के प्रधानमंत्री के मध्य सहमति बनी कि सभी द्विपक्षीय विवादों को सभी द्विपक्षीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाएगा इसके साथ साथ इसके साथ साथ इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नेपाल की संविधान सभा को संबोधित किया गया और कहा गया कि दोनों देशों के रिश्ते दोनों देशों के संबंध हिमालय और गंगा की तरह पुराने हैं।
इसके साथ साथ इसके साथ साथ नेपाल की जनता शस्त्र से शास्त्र की ओर शस्त्र से शास्त्र की ओर अग्रसर हुई अग्रसर हुई। पैराग्राफ चेंज। पिछले 17 वर्षों में प्रधानमंत्री बनने वाले, ऐसे करो, मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नेपाल की यात्रा की और दोनों देशों के मध्य निम्न बिंदुओं पर समझौते किए गए। कोमा, राजनीतिक मुद्दे और सीमा से जुड़े मुद्दे राजनीतिक मुद्दे और सीमा से जुड़े मुद्दे, कोमा, आर्थिक सहयोग एवं अवसंरचना तथा तथा व्यापार एवं पारगमन, कोमा, विद्युत एवं जल संसाधन तथा संस्कृति, कोमा, शिक्षा एवं मीडिया पर चर्चाएं की गई। अगला हेडिंग नहीं, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, क्योंकि विवाद उतने हैं नहीं जितने विवाद मीडिया बना देती है। लिखो, पिछले कुछ समय में दोनों देशों के मध्य में तनावपूर्ण संबंध देखे गए जैसे जैसे लीपू लेख, काला पानी काला पानी और लिम्पियाधुरा को भारत ने अपना क्षेत्र दिखाया, जिस पर दोनों देशों के मध्य में तनावपूर्ण दौर शुरू हो गया था। इसके साथ साथ 2017 में नेपाल की सरकार
चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना, चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना वन बेल्ट वन रोड, वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा बन गई। 2017 बोला है कि नहीं बोला? अभी बोला है 2017। हाँ हाँ, वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा बन गई। इस पर भारत ने आपत्ति दर्ज की, इस पर भारत ने आपत्ति दर्ज की। उसके साथ साथ नेपाल की सरकार का मानना है, नेपाल की सरकार का मानना है कि भारत मधेशियों को, भारत मधेशियों को उकसाता रहता है, उकसाता रहता है। और मधेशियों का मानना है, और मधेशियों का मानना है कि भारत काठमांडू आधारित नीतियों का, काठमांडू आधारित नीतियों का निर्माण, निर्माण करता है। काठमांडू आधारित नवंबर 1 नीतियों का क्या बोले, काठमांडू आधारित नीतियां बनाता है या उस पर रहता है। ठीक है, ये अध्याय समाप्त हो गया है। अब इसी में कंक्लूजन चाहे 2 लाइन का लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो रहन दी, लिख लो 2 लाइन तो लिख लो, लिख लो। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पड़ोसियों को हमारी आवश्यकता नहीं है, हमें भी पड़ोसियों की आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखिएगा। समांतर नीतियां होती हैं, दूसरे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं, ध्यान रखिएगा। चाहे जंगल में भले ही हमें महत्व दिखाई देता है सिंह का, हाथी का, लोमड़ी का, लेकिन चूहे का भी उतना ही महत्व है। ध्यान रखिए, एक बार सिंह फंस जाए जाल में तो हाथी निकाल नहीं पाएगा, वो काम केवल कौन कर पाएगा। हाँ, कहने का मतलब क्या, इकोसिस्टम के अंदर सबका महत्व है। वैसे ही धरती पर देश छोटा है या बड़ा, महत्व उसका भी है अपना। निष्कर्ष लिखो जरा, ये निष्कर्ष लिखो। अब यहाँ पे लिम्पिया, धुरा, काला पानी, इनको ना विस्तार नहीं दिया है, 1-1.5 साल हो गया है, मामले ठंडे हो गए हैं, तो इसको अनावश्यक इसमें 2 पन्ना लिखवा करके इससे अच्छा कुछ करंट वाला ज्यादा अपडेट करा दें कहीं और। ये समझ में आ रहा है तो ध्यान से सुने, लिखिए, लिखो। वर्तमान में, अब सुनो, अगर थोड़ा बहुत कभी छुटपुट घटना हो जाए तो रिश्ते खराब नहीं हो जाते, समझ में आ रहा है। घर में गलती से अगर गिलास गिर जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर में लड़ाई चल रही है ना। हाँ, लिख लो। बहुत समझदार हैं वैसे आप लोग, ज्यादा समझाने के चक्कर में आचार्य बन जाते हैं आप लोग फिर। लिखो, लिखो, कंक्लूजन लिखो। निष्कर्ष, वर्तमान समय में, कि वर्तमान समय में दोनों